नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज लखनऊ में एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। पहली बार मायावती पर उनके अपने साथी ने संगीन इल्जाम लगाए। बीएसपी के बड़े नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि मायावती ने मुझसे 50 करोड़ मांगे। मायावती के अनपढ़ भाई की जायदाद 1500 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए तक की है। मायावती के पास एक गैंग है, किसी की हत्या करवा सकती है और मायावती के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। और नसीमुद्दीन ने यह भी कहा कि मायावती मुसलमानों से इतनी नाराज हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन सारे इल्जामात की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। वो ऑडियो टेप भी आपको सुनवाऊंगा जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने आरोपों के सपुर्द जारी किए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर ऐसी बातों की परवाह न करने वाली मायावती तुरंत मीडिया के सामने आई और उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इल्जामात पर रिएक्ट किया। ये रिएक्शन भी आपको सुनवाएंगे। बड़ी बात यह भी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनके पास 150 से ज्यादा टेप हैं और आज जो उन्होंने सुनाया वो सिर्फ एक ट्रेलर है। वो बड़े बड़े खुलासे करेंगे। सबसे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि चुनाव हारने के बाद मायावती ने उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे। एक दिन मुझे बुलाया, भाई यहां आओ, अकेले आना। मैं अकेले गया। कहने लगी कि इस समय पार्टी को पैसे की बहुत जरूरत है। कहने लगी नहीं भाई, आपको इंतजाम करना है। मैंने कहा बताइए, मैंने जो हो सका है। मैंने जो कहा, मैंने आपकी सारी बात मानी। आपने जो कहा, मैंने जी बहन जी के अलावा कुछ कहा ही नहीं। बताइए। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। मैंने कहा बहन जी आपको कैश चाहिए ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दूंगा तो 50 करोड़ का चौथाई हो जाए तो बड़ी भारी बात है। बोली देखो, अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए ये अच्छा है। आप आगे बढ़ जाओगे पार्टी में, जैसे बढ़ाया फिर बढ़ावा मिलेगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं, आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी जिसके नाम कहो मैं लिख लूं। बोले अपने परिवार वालों को बुलाओ, रिश्ते नातों को बुलाओ और सरकार में जिनके आपने काम किए हैं उनको बुलाओ। 1-1, 2-2 करोड़ रुपया उनसे लो, प्रॉपर्टी बेच करके जो मिले मुझे दो। मैंने कहा नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी अगर मैं बेचूंगा भी तो कैश नहीं मिलेगा, मैं तैयार हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बातें इसलिए सीरियस है क्योंकि वो पिछले करीब 30 साल से मायावती के साथ हैं, उनकी पार्टी में जुड़े हैं और उनकी हैसियत बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 के नेता की थी। आज उन्होंने कहा कि वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये बार बार मुझे फोन करती रही, जो काम बताया था क्या किया, उसमें कितनी प्रोग्रेस है। इसके साथ एक काम और सौंप दिया, पूरे प्रदेश की मेंबरशिप की किताबें लाओ, उनका पैसा लाओ, कैंडिडेट जो हार गए हैं, जो भाग गए हैं, उनसे भी लेके आओ। मैंने कहा मैं सारे कैंडिडेटों को पहचानता भी नहीं हूं। मैं जानता था कि मुझे पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन जिस पार्टी को 34 साल मैंने खून पसीने से सींच करके मानवर कांची राम साहब के साथ काम करते हुए यहां तक पहुंचाने का काम किया था, जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी मरी बेटी का मुंह नहीं देखा, उस पार्टी को मैं छोड़ करके कैसे चला जाता। मैंने सोचा चाहे ये निकाल दे। जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी बच्ची को कुर्बान कर दिया, अपने मेरी पत्नी 2 महीने मुझसे बात नहीं की उसने बच्ची को मरने के बाद, सब कुछ कर दिया, तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये बातें तो हमने पहले बहुत बार सुनी है कि मायावती अपनी पार्टी के लोगों से पैसा लेती हैं, टिकट पैसा लेकर देती हैं। लेकिन आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इल्जामात को साबित करने के लिए मायावती के साथ उनकी फोन पर जो बात हुई थी उसका ऑडियो टेप सुना दिया। जी भाई जी आदेश। हाँ भाई, जो आपको काम दे रखा है उसको थोड़ा जल्दी करो। बहन जी उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं बहन जी आपको नाराज नहीं दिखना चाहता भाई।
चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं बहन, जो आपका आदेश है बहन जी वो मुझे पालन करना है, और बहन जी इसके आगे मैं क्या कहूँ। जी बहन, दूसरा क्या है ये लिख लो थोड़ा सा। हाँ जी बहन जो सवाल खास जो विधानसभा की सीट है, जी बहन जी, जिसको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलाई थी, अभी तक उसका हिसाब नहीं हुआ है, उससे बात करो। मैं बात करता हूँ बहन जी। और दूसरा क्या है, एक मोदी नगर वाला है, सेवाल, तो आपने उधर टिकट दिलवाया था मेरे ख्याल। ठीक ठीक बहन जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है, लोनी। जी बहन जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। उनको बोलो, वो जो सवाल खास वाला है जी बहन जी, मोदी नगर वाला है, वो जो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबट जाए तो मैं चला भी जाऊँगा। मैं चला भी जाऊँगा। अमरपाल शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आनाकानी कर रहे हैं, मतलब मैं बहन जी चला भी जाऊंगा, जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता, मैं बहन जी आपके आदेश के तहत काम करूंगा। ये तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी जो आपका आदेश है, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा बहन जी। मैं बहन जी आप उसका क्या है, वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं आपका आदेश जानता हूँ बहन जी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपका आदेश जल्दी करा लेना। ये बहन जी इधर निपट करके एक दिन के लिए मैं चला जाता हूँ वहाँ गाजियाबाद। वो जो जिम्मेदारी है उनसे भी करवाता हूँ बहन जी, एक एक आपके लिए, सब बाकी कुछ नहीं। मुझे बच्चों से, परिवार से ज्यादा आपको बहन जी मैंने माना। आपको बताया कि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। जी बहन जी, तो बहन जी आपने कहा मैं सब लगा हुआ हूँ, चल अचल संपत्ति सब बेच के अलग कर दूंगा, आपको दे दूंगा। इसके बाद सिद्दीकी ने एक और टेप सुनाया। उन्होंने बताया कि मायावती ने एक बार फिर फोन किया और पूछा पैसे का क्या हुआ, अब तक इंतजाम क्यों नहीं हुआ। मायावती बार बार इस टेप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये कहती सुनाई देती हैं कि जो मेंबरशिप की किताबें ले गए थे उनका हिसाब कहाँ है, पैसा कब पहुंचेगा। जी बहन जी बिल्कुल सही जी, मैं बात हो गई बहन जी। बाकी जो आदेश था वो भी अपना लगा हुआ हूँ, और बहन जी जान से लगा। हाँ बहन जी कभी भी मैंने बहन जी ना मेंबरशिप छोड़ा आज तक, एक पैसा नहीं, और बहन जी ना पार्टी ने कभी लिया, मैं दिया है, मैं पार्टी को देता जी बहन जी। जो आपका आदेश है नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बहन जी, किताबें नहीं थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी बहन जी। बहन जी मैंने हमें जी बहन जी मेरा कोई ड्यू नहीं है, मैं फिर भी करूंगा बहन जी। जी बहन जी, जी बहन जी वो अलग है बहन जी, जो मैं मुझे आदेश मिला था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी बहन जल्दी करा रहा, मैं तो कभी भी एक पैसा मेंबरशिप कभी नहीं लिया, हमेशा देता रहूंगा जीवन भर। जी बहन जी सबसे बात हो गई बहन जी, बैठे हैं बाहर, सबसे बात हो गई जी बहन जी। एक वक्त बहन जी कहकर मायावती की हर बात मानने वाले, उनके हर आदेश का पालन करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज कहा कि अब वो बगावत कर चुके हैं, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, उनके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जो बाहर आए तो भूचाल आ जाएगा। उनके पास मायावती की पूरी जन्म कुंडली है। कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हुई, कोर्ट की रिपोर्ट ईडी में दाखिल हुई, ईडी ने जांच खत्म किया, विजिलेंस ने जांच खत्म किया। अब मेरी कौन सी जांच कौन सी रह गई भाई? और है तो आप बता दो कौन सी मेरी संपत्ति है। और जहां तक इनकी संपत्ति की जांच है, श्री मिश्रा जी, सुश्री मायावती, आनंद कुमार, मैं एक एक जानता हूं, अगर खोल दूंगा तो तमाशा बन जाएगा। 32 साल से जानता हूं, मेरे पास तो वो सबूत हैं कि अगर मैं खोल दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। लेकिन मैं वो अभी मैं नहीं खोलना चाहता हूं, अभी मैं वही खोलूंगा जो मुझ पे आरोप लगे हैं। ये आगे आगे चलते जाएं, आरोप लगाते जाएं, मैं खोलता जाऊंगा।
किसको जान से मरवाने की क्या प्लानिंग थी सुश्री जी की, प्रमाण के साथ खोलूंगा, प्रमाण के साथ। मुझसे ज्यादा इनको कोई नहीं जानता, शायद आनंद कुमार भी नहीं जानते होंगे क्योंकि वो बच्चे थे। मैं सबकी जन्म कुंडली जानता हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात सही है कि उनसे ज्यादा मायावती को कौन जानता है। 32 साल से साथ हैं, उनके साथ काम किया, चुनाव लड़े, पैसा जुटाया, हर वक्त उनके आदेश का पालन किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा कि मायावती ने हर काम के लिए अलग अलग गिरोह बनाए हुए हैं। कोई वसूली का काम करता है तो कोई मायावती के इशारे पर विरोधियों से मारपीट करता है, आगजनी और मर्डर तक करने के लिए तैयार रहता है। और बड़ी बात, उन्होंने कहा कि उनके पास हर बात का सबूत है, वक्त आने पर वो राज खोलेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अब खतरा उनके ऊपर भी है। इनके कई गिरोह हैं और एक गिरोह ऐसा भी है जो अपराधियों का है। वो अपराधियों का गिरोह क्या करता है? सुश्री मायावती जी के खिलाफ किस चैनल ने दिखाया, किस अखबार ने दिखाया, गाड़ी तोड़ दो, आग लगा दो। कौन सी नेता बोली, उसको आग लगा दो उसके घर में। कौन से नेता खिलाफ बोले, उनके बारे में गलत नारे लगवा दो, अब शब्द बुलवा दो, पिटवा दो, जान से मरवा दो। और उस गिरोह के मैं सरगना से लेके एक एक सदस्य को जानता हूं। यह उनके बाएं हाथ का खेल है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो आज बोल रहा हूं तो मेरे बोलने पर सुश्री मायावती अपने उस गिरोह से मेरे ऊपर भी अटैक करा सकते हैं, मेरा भी घर जलवा सकते हैं, मुझे भी मरवा सकते हैं, मेरे बच्चों को पिटवा सकते हैं, मेरे पत्नी को पिटवा सकते हैं, परिवार वालों को कर सकते हैं। और मेरे जो साथ में बैठे हैं अभी, या जो पूरे प्रदेश में मेरे साथ में मेरे शुभचिंतक हैं, किसी को कहीं पिटवाया जा सकता है। पैसे की, करप्शन की, मर्डर की, धमकी की बात करने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी सियासत पर आए और उन्होंने कहा कि मायावती को लगता है कि मुसलमानों ने पिछले चुनाव में बीएसपी को वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलमानों से नाराज हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मायावती ने उन्हें बुलाकर मुसलमानों को गद्दार कहा और दाढ़ी वाले मुसलमानों को गाली दी। उस चुनाव के बाद सुश्री मायावती ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुसलमानों ने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया। मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने बीएसपी को वोट दिया। असलियत यह है कि जब तक कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हुआ था तब तक मुसलमान हमारे साथ ज्यादा तादाद में था, और जैसे ही गठबंधन हो गया मुसलमान कंफ्यूज हुआ और वो बट गया। कहने लगी मैं सहमत नहीं हूं और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है, बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं। बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए। ये सारी बातें सुनकर एक बात तो साबित होती है कि मायावती का अपनी पार्टी में जबरदस्त खौफ है। वहां बहन जी के अलावा बड़े से बड़े नेता और कुछ नहीं बोलता। मायावती से जो मिलने जाता है उसका फोन, उसका पेन, उसकी डायरी, घड़ी सब कुछ बाहर रखवा लिया जाता है। मायावती को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनका फोन रिकॉर्ड कर लेंगे। हालांकि मायावती ऐसे इल्जामात पर कभी रिएक्ट नहीं करती, किसी को कुछ नहीं समझती, लेकिन आज थोड़ी देर बाद वो मीडिया के सामने आई। मायावती थोड़ी परेशान दिखाई दी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जवाब देने की कोशिश की। मायावती ने सबसे पहले कहा कि नसीमुद्दीन टॉप के टेपिंग ब्लैकमेलर है।
पश्चिमी यूपी के लोग कह रहे थे कि ये टॉप का टेपिंग ब्लैकमेलर है, हमारी बात टेप करता टॉप के लोगों की, फिर उनसे पैसा लेता है। ये तो जब हमने इनको हटाया तब लोगों ने हमको बताया कि बहन जी ये तो बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है ये। मैं बोला रही ये ऐसे बोल रहे होंगे, आज मुझे मालूम पड़ा ये सचमुच टेपिंग ब्लैकमेलर है ये मेरे वर्कर को तो ब्लैकमेल करता रहा लेकिन मायावती को नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं टेलीफोन पे बोलती हूँ वो मैं ओपन बोलती हूँ, जनसभा में बोलती हूँ, मीडिया के अंदर बोलती हूँ। हालांकि इस टेप में 1-2 बार मायावती ये कहती सुनाई दी कि मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मेरा फोन टैप हो सकता है। मायावती ने यह भी बताया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उनका जो टेप सुनाया उन पर वसूली का जो इल्जाम लगाया वो गलत है, क्योंकि वो सिद्दीकी से पैसा नहीं मांग रही थी, पार्टी की मेंबरशिप का हिसाब मांग रही थी। मैंने कहा आप मेंबरशिप की किताबें ले जाओ, कूपन ले जाओ बीएसपी के, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी है कि इलेक्शन से पहले आप उनको अथॉरिटी लेटर दो, उससे पहले मेंबरशिप की किताबों का हिसाब प्रदेश कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए, पूरा हिसाब किताब, नहीं तो बाद में हमको दिक्कत हो जाएगी। फिर वो जो चुनाव हार गए वो ना किताबें देंगे ना हिसाब देंगे, पैसा भी खा जाएंगे, जो जीत गए वो तो दे देंगे। तो सब लोगों को मैंने कहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कहा कि भाई आप भी थोड़ा देख लेना। इन्होंने ज़्यादा किताबें ली जोश दिखाते हुए कि नहीं मेरे लोग जीत जाएंगे, तो मेंबरशिप की किताबें वो प्रदेश कार्यालय से लेकर गए और मैंने उनको कहा कि भाई देखो इलेक्शन अनाउंस जब हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने ये कहा कि ये किताबें आप लोग जमा करो, पैसा जमा करो। मायावती ने कहा ये टेप गड़बड़ है, इनमें एडिटिंग की गई है। मायावती ने कहा कि नसीमुद्दीन ने फोन टैप करते वक्त अपनी बातें छिपा ली और मेरी बातें सुना दी। बीएसपी की सर्वोच्च नेता के ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अनाप शनाप तथ्यहीन बातें बोलना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। और वो टेप करके अपनी बात बता नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं मेरी सुना रहे हैं। हाँ भाई जी बहन जी, अरे बाबा तू क्या बोल रहा है वो तो बता दे, है कि मैं जमीन जायदाद, मुझे तेरी जमीन जायदाद नहीं चाहिए बेचने वाली, मुझे हिसाब चाहिए गरीब और मजलूम का जो आप किताब लेके गया। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती की बातचीत से कई बातें साफ हुई। पहली तो यह कि मायावती की पार्टी में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और दूसरी बात यह कि मायावती ने सार्वजनिक तौर पर भले इलेक्शन में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया हो, लेकिन मायावती जानती थी और आज मायावती ने माना। उन्होंने इलेक्शन के नतीजे आने के बाद पार्टी के नेताओं को बता दिया था कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, जो दलित जातियां पहले उनके साथ थी वो साथ छोड़ गई, इसलिए पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। और तीसरी बात यह कि मायावती पर इल्जाम कई बार लगे, उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से मायावती ने रिएक्ट किया, जिस तरह सफाई दी, उससे लगता है कि नसीमुद्दीन के पास मायावती के बहुत सारे राज हैं, मतलब फिल्म अभी बाकी है। जिस तरह का राजनीतिक खेल लखनऊ में हुआ वैसा ड्रामा दिल्ली में पहले से चल रहा है, कपिल मिश्रा और केजरीवाल के बीच। कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। चेले ने गुरु से कहा कि चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। कपिल आज एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर गए, दिल्ली के 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। कपिल मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की जांच को प्रभावित किया है, फैक्ट सामने आने के बाद भी फाइल दबाकर बैठे रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से लौटने के बाद कपिल मिश्रा फिर से अनशन पर बैठ गए। फिर केजरीवाल से कहा, सर जी कुछ तो बोलो, बोलते क्यों नहीं, जवाब दो, झूठा ही सही, कुछ तो कहो। केवल एक बात कहना चाहता हूं, जितने बरसों से मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम किया है या हम सब ने देखा है, इस प्रकार से चुप्पी या चीज़ों का जवाब देने से बचना या ध्यान भटकाने की कोशिश करने के लिए सड़कों तक पे पूरी पार्टी को उतार देना, ऐसा कभी देखा नहीं इससे पहले। मैं एक बात अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहना चाहता हूं, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। मेरे जो मामले हैं उसमें वो कुछ प्रभावित नहीं कर पाएंगे, मैं उनसे एक कदम ज़्यादा स्मार्ट हूँ। वाकई में कपिल मिश्रा 2 कदम आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खामोश हैं, डरे हुए हैं।
2 दिन पहले केजरीवाल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चंदे के हिसाब किताब में गड़बड़ी को लेकर नोटिस भेजा था। आज कपिल मिश्रा ने कहा उनके पास भी चंदे में गड़बड़ी के बारे में कुछ डिटेल्स आ गई हैं। मेरे पास कुछ सूचनाएं आ रही हैं फंडिंग को लेकर। चंदा आता कुछ था और दिखाया कुछ जाता था, उसकी कुछ सूचनाएं आ रही हैं। मैं डिटेल इकट्ठा कर रहा हूं। अगर भगवान ने साथ दिया तो संडे को जो मैं 11 बजे डिटेल दूंगा उसमें इस मामले की डिटेल भी होगी। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये ना सोचे अरविंद जी की ये जानकारियाँ आएंगी नहीं, हमेशा छुपी रहेंगी। आप नहीं दोगे तो भी ये जानकारियाँ बाहर आनी है, आनी तो ज़रूर है, छुप के तो रहनी नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे ईमानदार और देशभक्त लोग हैं जो इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप देश को बता दो, वरना ये जानकारियां सामने तो आके रहेंगी। केजरीवाल की सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने आज फिर केजरीवाल को एक और लव लेटर लिखा। कल अपने पूर्व हमले को लेकर केजरीवाल से पूछा, दिल पर हाथ रखकर कहिए क्या केजरीवाल को पहले से हमले की जानकारी थी या नहीं? फिर केजरीवाल एंड कंपनी ने हमला करने वालों के बारे में झूठ क्यों बोला? उसे बीजेपी का वर्कर क्यों बताया? एक चीज़ है जो मुझे बहुत अजीब लगी, वो ये कि इधर उस लड़के ने हमला किया, पुलिस उसको पकड़ के बाहर भी नहीं लेके जा पाई थी। इतनी देर में संजय सिंह वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फ़ोटो रिलीज़ कर दिए कि ये बीजेपी का है और कपिल मिश्रा ने अपने ऊपर करवाया है। इतनी देर में तो उसका नाम भी यहाँ नहीं पता लगा था। उसी फ़ोटो को अरविंद केजरीवाल जी ने रिट्वीट भी कर दिया और सारे तरफ शेयर करने लगे। उसके बाद आधे घंटे बाद सारा सच सामने आ गया। सत्येंद्र जैन जी के साथ काम करता है, आम आदमी पार्टी का है और अमित लाकड़ा जी का उसने चुनाव प्रचार किया है, लेकिन उस सच पे बिल्कुल चुप है और एक झूठ को इतनी तेजी से फैलाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे, कहना नहीं चाहिए लेकिन इतनी जल्दी वो फोटो उन्होंने रिलीज की जैसे पहले से एक फोटो लेकर बैठे थे कि यहाँ पर कुछ हो और वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कपिल मिश्रा ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि आंदोलन के दौरान केजरीवाल पर जो हमले हुए थे वो कहीं स्पॉन्सर्ड तो नहीं थे, प्रायोजित तो नहीं थे, प्री प्लान तो नहीं थे। क्या आप सत्य की शक्ति को भूल गए हैं? एक झूठ को सच बनाना जैसे आजकल आप ईवीएम वाले मामले में कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। कल जिस तरह से फेसबुक पर फोटो और बयान दिए गए, मुझे लगा ऐसा ही तो हर बार जब आप पर हमला होता है तब भी किया जाता है। कहीं ये खेल बहुत पुराना तो नहीं है? और हाँ, मेरे खिलाफ जो पूरी टीम लगाई गई है उनसे कहना कि पूरा जोर लगा लें, पर मिलना कुछ नहीं। जो कुछ गलत किया होता तो मैं वहीं आपके साथ चुप लगाकर सब कुछ देखता रहता, कहने का साहस नहीं करता। झूठ और छल की राजनीति को छोड़कर सत्य की शरण में आइए। अब तक केजरीवाल कहते थे ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में मिले हुए हैं। हर इल्जाम के बारे में कहते थे मोदी जी लगवा रहे हैं, लेकिन अब उनके अपने उनसे हिसाब मांग रहे हैं, केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। और सवाल है कि केजरीवाल कब तक खामोश रहेंगे, क्योंकि खामोशी शक को यकीन में बदलने लगी है। वैसे केजरीवाल के खिलाफ बगावत सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पंजाब में भी है। कल गुरप्रीत घुग्गी ने पार्टी छोड़ी थी, आज पंजाब में पार्टी के फॉर्मर चीफ व्हिप सुखपाल सिंह खेरा ने एक वीडियो मैसेज लगाया और इस वीडियो मैसेज में कपूरथला के भोलक से ये विधायक हैं सुखपाल खेरा, इन्होंने केजरीवाल को जमकर क्रिटिसाइज किया है। सुखपाल खेरा ने कहा कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टियों की तरह का बना दिया, अब पार्टी में वैसा कुछ नहीं है जिसका दावा किया जाता था। मेरा ये कहना सीगा कि इस तो पहला जो साडे ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਉਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਵਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। सुखपाल खेरा के अलावा बठिंडा के मौड़ से आम आदमी पार्टी के एमएलए जगदेव सिंह ने भी कहा पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। जगदेव सिंह ने यहां तक कह दिया कि जो पार्टी आंदोलन से निकलती है उसका अंजाम यही होता है। पार्टी तो ऐसे है जी, पार्टी अंदोलन चो निकली है, अंदोलन चो जो भी पार्टियां निकल रही हैं
वो धीरे धीरे हौली हौली समाप्त होती हैं, क्योंकि आंदोलन करने वाले लोग सोचते हैं भी ऐसे ठीक हो जाए, ऐसे ठीक हो जाए। लोगों की है आज जो समस्या में इतनी है कि लोगों को जड़ियाँ सियासी पार्टियां सी वो समस्याओं का ध्यान है जो होर पासे ले जाती हैं। तो ठीक है पार्टी के लिए तो ऐसे है भी सारे लेके चले नाल। जो मुश्किलें हैं जो अंदोलन च पार्टी निकली है वो अंदोलन ही शुरू करे, लोगों की समस्याएं हल करें। तो हाँ तो समस्या में जो हल होगी लोगों की मुश्किलों के साथ बैठे। दिल्ली के बाद पंजाब ऐसा राज्य था जहां से केजरीवाल को बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगता था वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में पंजाब में 4 सीटें मिल गई थी। लेकिन असेंबली इलेक्शन आते आते बहुत सारे लोगों ने केजरीवाल की असलियत को पहचान लिया। उनका पत्ता साफ हो गया, लोग साथ छोड़ गए। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अब केजरीवाल को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल अपनी बात पर अड़े हैं। अब भी यही कहते हैं कि पंजाब में ईवीएम ने हराया, लोगों ने नहीं। कल आतंकवादियों ने निहत्थे कश्मीरी फौजी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या करने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली है। पता चला है कि आर्मी ऑफिसर की हत्या लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने मिलकर की। वारदात को 6 आतंकियों ने अंजाम दिया। ये 6 आतंकवादी मास्क पहनकर लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप करने आए थे। 6 में से 3 आतंकवादी घर के भीतर घुसे और बाकी 3 घर के बाहर पहरा देते रहे। जिन 3 आतंकवादियों ने घर में घुसकर लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप किया था उनकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गयास उल इस्लाम की है और दूसरी तस्वीर अल्ताफ की और तीसरी तस्वीर अब्बास की। ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के जाने पहचाने आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों की तलाश में कुलगांव, त्राल, पुलवामा, बड़गांव और शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस को शक है कि लेफ्टिनेंट फयाज को जिस राइफल से गोली मारी गई थी वो आतंकवादियों ने पुलिस से छीनी थी। जिस जगह पर लेफ्टिनेंट फयाज को गोली मारी गई वहां पुलिस को इंसास राइफल के 2 खाली कैट्रिजेस मिले हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट फयाज के शरीर पर टॉर्चर के कोई निशान नहीं मिले हैं। लेफ्टिनेंट फयाज पहली बार आर्मी से छुट्टी लेकर घर आए थे। जिस वक्त उन्हें आतंकवादियों ने किडनैप किया था उस वक्त वो अपनी कजन सिस्टर की शादी में शरीक होने आए थे। आपको सुनवाते हैं फयाज के मामा की बात। फयाज के मामा उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे जब आतंकवादी घर में आए। उन्होंने बताया कि फयाज अपनी बहनों के बीच बैठा हुआ था, तभी आतंकवादी बंदूक की नोक पर उसे ले गए। उस टाइम सर नमाज पढ़ रहे हैं, ये वाक़ा हुआ, बाहर से शोर उठा, हम भी पहुंच गए। तब तक उन्होंने ले लिया। कुछ पता चला कैसे? बस लड़की कौन था, क्या था? उधर लड़की है, उन्हीं में बहन उनका है, वो हमारी बच्ची है, वो बहन उन्हीं बीच में बैठा हुआ। उनने कहा कि 2-3 आया, उनने कहा क्या नाम है, उनने नाम बताया, बेटा बात करना है बस। तो उनको गन दिखाया, यही बात। उनने शोर बहुत उठाया, फिर सब गांव ने आया सारा, उधर किधर गया किधर, सबको ढूंढा, किसी को नहीं। तो हमने देखा ना वो आदमी कैसे है क्या है, तो लड़की बताता है। पूरे जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट फयाज की मौत के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। जिस तरह बहन की शादी के बीच से आतंकवादी उसे उठाकर ले गए, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी, उसको लेकर कश्मीर के आम लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको शहीद फयाज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैंने अपने संवाददाता मनीष प्रसाद को लेफ्टिनेंट फयाज के दोस्तों से बात करने के लिए भेजा। राजपूताना राइफल्स में फयाज के दोस्तों और उनके सीनियर अफसरों ने जो बताया उससे आप समझ जाएंगे कि फयाज किस जज्बे के साथ भारतीय फौज में शामिल हुए थे, क्या क्या सपने देखे थे, उन्हें किन बातों ने मोटिवेट किया था सेना में ज्वाइन करने के लिए। उनके इंस्ट्रक्टर ने बताया कि फयाज का सपना था वो कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन जाएं। फयाज ने जब भी कश्मीर के बारे में अपने दोस्तों से बात की तो यही कहता था कि कश्मीर के ज़्यादातर नौजवान फौज के साथ हैं। ये वो ऑफिसर्स और जवान और इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट उमर फयाज को ट्रेनिंग दी, उनसे बातें की, उनकी बातों को समझा और उस जज्बे को सलाम किया जो कि कश्मीर के हर एक नौजवान में होना चाहिए था। बहुत ही एक स्माइलिंग चेहरा जिन्हें कहते हैं, उनका एक स्माइलिंग चेहरा था, चीयरफुल थे, हमेशा आते थे तो गुलते मिलते थे, चाहे वो उनके सीनियर ही क्यों ना हो, जूनियर क्यों, दोनों अपना सीनियर जूनियर दोनों से उनका घुलना मिलना और
इंटरेस्ट लेते थे हर चीज़ में। अगर मेरे को उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जब देखा था उन्हें फील्ड में याद करना हो तो मैं बोलूँगा एक वो बहुत ही जोशीले यंग ऑफिसर थे। आप इंस्ट्रक्टर हैं और उन्हें ट्रेन किया, वो दिन याद आता है जब वो पहली बार यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात की, मिले आपसे? मैंने उनको पाया कि वो एक यंग, एक एवर स्माइलिंग और बहुत ही गो गेटर एंथुसियास्टिक पर्सन थे। मैंने इंटरेक्शन के दौरान उनसे ये पूछा कि किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप सेना में आए। तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो आर्मी में जाएं। उनका पैशन एक यूनिफॉर्म के लिए, जिसकी वजह से वो आर्मी में आए और वो अपनी कौम के लिए, अपनी कश्मीरियत के लिए, अपने नौजवानों के लिए एक मिसाल बनना चाहते थे। उनको ये दिखाना चाहते थे कि कितनी कठिनाइयाँ पार करके भी एक आदमी इस मुकाम को हासिल कर सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कश्मीर के कि आपने क्यों ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला कि एक कश्मीर के आम नौजवान की सोच ये है, वो आगे बढ़ना चाहता है और मेजॉरिटी जो कश्मीरी यूथ है वो सेना ज्वाइन करना चाहता है। उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया। आपको तो उस्ताद कहते हैं वो, और जब उस्ताद के पास आए तो वो दिन और आज जब वो नहीं हैं तो उस्ताद को क्या क्या बातें याद आती हैं? वह फर्स्ट में हमें यहाँ पर मिले तो उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई, उनके साथ रहे, गेम में हिस्सा लिया, फायरिंग में भी साथ रहे, तो उनकी यादें हमारे को बहुत आती है। यहाँ पर ये 31 दिसंबर को आए थे और उनके 15 दिन का ये ओरिएंटेशनल कैप्सूल चला था यहाँ पर, जिसके अंदर रेजिमेंटल के इतिहास के बारे में बताया उनको, सभी रंग रूट से और उस्तादों से सभी से उनका मिलाया उनको और उनका फिजिकल अच्छा करवाया और गेम में उनके हम साथ रहते थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज फायरिंग में कैसे थे, किस तरीके की उनकी क्षमता थी? ना, फायरिंग तो आउटस्टैंडिंग फायरिंग थी। मैंने जब उनको पहली बार फायरिंग करते देखा, करवाया था, तो ही इज़ ब्रिलियंट और मार्क्समैन 70% अबव को मार्क्समैन बोलते हैं और ही इज़ मार्क्समैन, वो मार्क्समैन थे। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था और शौक भी रहता कि इतनी कम उम्र के 22 साल का लड़का आने के बाद इतनी अच्छी फायरिंग करा, लेकिन वो उनके जज्बे को दर्शाता था, उनमें सीखने की भावना थी, वो कुछ ना कुछ हमेशा सीखना चाहते थे। जब पूरे वैली में अब हर कोई उनकी तरफ देख रहा है, उनसे इंस्पायर हो रहा है, उनकी स्माइल, उनका एटीट्यूड कि वो जिस जगह से, जिस हार्डशिप को फेस करके वो जो उन्होंने मुकाम पाया था, वही चीज़ें याद आएंगी हमारे को और जो उनके साथ के साथी हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो उनके साथ वाले हैं, उनके गांव वाले हैं, कश्मीर के जो और यंग लड़के हैं, वो उन्हीं का पाथ चूज़ करें और जिस रास्ते पे वो चले थे वो उस रास्ते को कायम रखें। जब पहली बार आपने सुना कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज के साथ इस तरीके से टेररिस्टों ने किया, पहला रिएक्शन क्या था आपका? ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था और एक बुज़दिल हरकत जो कहते हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि बुज़दिल हरकत थी उनकी तरफ से। अगर लड़ाई करनी थी तो लड़ाई के मैदान में करनी चाहिए थी। ऐसी हरकत किसी आदमी को शोभा नहीं देती, चाहे इस पाले चाहे उस पाले। आज चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या पर दुख और नाराजगी जाहिर की। महबूबा ने कहा कि ऐसे लोग कश्मीर का भला कैसे सोच सकते हैं जो खुद कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं। बहुत बड़ा सानिया है कि एक तरफ से जो लोग मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से वो कश्मीरियों को, खासकर हमारे जवान बच्चों को जो आम घरों से आते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जैसे अभी ये जो शहीद फयाज की आप बात कर रहे हैं, जिसने बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में आर्मी में वो ऑफिसर बन गया और उसको कुछ सेकेंडों के अंदर बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। इससे पहले पुलिस के लोगों को कत्ल किया गया, बैंक के लोगों को कत्ल किया गया। तो मैं समझती हूँ बहुत ही सोचने का लम्हा है हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस वादी के लोगों के लिए, कि जो मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं, तो क्या उस मसले का हल इसी तरह बैंक लूटना है, हथियार लूटना है और हमारे जवान बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं या बनते हैं तो उनका इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करना है? क्या इस मसले का हल यही है? लेफ्टिनेंट उमर फयाज किस कदर के मुस्कुराने वाले, निशाना लगाने वाले एक फौजी थे, और जब वो निहत्ते थे उन्हें बेदर्दी से मारा गया, अत्याचार किया गया, इसको लेकर के फौज में काफ़ी गुस्सा है। और गुस्सा इतना है कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, ये डिटर्मिनेशन है फौज का। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोगों में लेफ्टिनेंट उमर की हत्या को लेकर नाराज़गी है। और जब लोग नाराज़ होते हैं, जब लोग रिएक्ट करते हैं, तो समझ लीजिए कि आतंकवाद के अत्याचार के सफाई की अंत की शुरुआत हो गई है। अब आपको दिखाते हैं सरहद से आई तस्वीरें। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बौखलाहट का एक नया सबूत है।
पाकिस्तान ने कल रात एलओसी पर सीज फायर वायलेशन किया, हैवी शेलिंग की, गोलीबारी की, सिविलियन एरिया में टारगेटेड फायरिंग की। लोग जब अपने घरों में सो रहे थे, अचानक गोले घरों पर गिरने लगे, स्कूल तबाह हो गया। अचानक फायरिंग शुरू होने से घबराए लोग इधर उधर भागे, कुछ सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे, लेकिन ज्यादातर लोग घरों में ही डरे सहमे छुपे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि भारी गोलाबारी के बीच भागना मुश्किल था। सुबह हमारे संवाददाता रमन सैनी इस इलाके में पहुंचे तो पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग में मरने वाली महिला का नाम फातिमा बी है। फातिमा के पति के पैर में गोली लगी है। उनके पति ने रमन सैनी को बताया कि कल रात आफत कैसे आई। रात में घर में सुता हुआ था, दरवाजे अपने में, बस आ गई गोली, मेरी घरवाली की लगी, फिर मेरे को लगा, बस चारपाई टूटी है, वहीं पता लगा मेरे को। फिर ठा के लाए पड़ोसी दोनों को, बस उसको रास्ते से मोड़ गया। मेरे को निशरे डॉक्टरों ने दवाई शवाई दिया, अच्छा किया, उन्होंने टाँके लगाई, ये वो काफ़ी अच्छे शुरू किया मेरे साथ उनने। लेकिन मेरी घरवाली, बस मेरा लक टूट गया, क्या करूँगा, क्या बाल बच्चे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हो लक टूट गया। हमारे संवाददाता रमन सैनी बॉर्डर के करीब उस गांव में पहुंचे जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गांव के हर घर की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। जनगढ़ के एक मिडिल स्कूल की दीवार पूरी तरह तबाह हो गई। स्कूल के भीतर 120 mm का मोर्टार शेल गिरा था। रमन सैनी ने गांव के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि पिछले 35 साल में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इतनी हैवी फायरिंग कभी नहीं देखी। पूरी धरती ये काम रही थी, इतना फायरिंग होया, इतना है जिंदगी में हमने यहाँ से कम मेरे 35 साल एज है, उससे पहली बार हमने इतना जो देखा है। अपने बच्चों को लेके सुरक्षित स्थान पे हम चले गए। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई और हमारे मकान जो तबाह हो गए। छोटे बच्चे रख के इतने नाल चिपके हुए रोते थे बच्चे, हम भी साथ में रोते। पूरी रात एक एक घुट पानी पीकर हमने टॉयलेट बाथरूम करना था। बहुत मुश्किल इतनी कि क्या हम बताएं आपको। इतनी जबरदस्त हुई है कि हम तो खुद बड़े हैं जो भी कांपते हैं। अभी तक बच्चे तो बच्चे हैं, हम भी कांपते हैं कि हम कहाँ जा छुप जाएं, इधर नहीं जंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। 11 बजे फायरिंग शुरू हुई तो सुबह 7-7:30 बजे तक एक बराबर धमाके होते रहे लगातार, तो हमारे बच्चों ने पानी तक नहीं पिया। लोकल प्रशासन गांव वालों की मदद तो कर रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौशेरा सब डिवीजन में एलओसी के आसपास के गांव में जो स्कूल है उनको बंद कर दिया गया है। सरहद से दूर एक स्कूल में गांव वालों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर्स की एक टीम को नौशेरा भेजा गया है। कश्मीर से कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई। पिछले कुछ महीनों से कश्मीर से जो तस्वीरें आती हैं उससे इंप्रेशन ये बनता है कि कश्मीर का हर नौजवान पत्थरबाज है, लेकिन सच्चाई इतनी नहीं है, इससे कहीं आगे है। कश्मीरी नौजवान को मौका चाहिए आगे बढ़ने का, अपना टैलेंट दिखाने का। और अच्छी खबर यह है कि कश्मीरी नौजवानों को केंद्र सरकार की एक योजना ने इसका मौका दिया। प्लान का नाम है ऊर्जा। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के युवाओं को खेल से जोड़ा जा रहा है। इसमें 19 साल की उम्र से कम के लड़के लड़कियां स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आजकल कश्मीर में ऊर्जा के जरिए फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। कल ही श्रीनगर में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पूरे जम्मू कश्मीर से लड़के और लड़कियों की 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान स्पोर्ट्स में करियर बनाने के बारे में अब सोचने लगे हैं। ऊर्जा के तहत खिलाड़ियों की प्रतिभा को छोटे लेवल से निखारने की कोशिश की जाती है। टूर्नामेंट 3 स्टेजेस में होते हैं। पहली स्टेज में स्टेट लेवल, दूसरी स्टेज में स्टेट लेवल पर जो टीम जीतती है उसे नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलता है और थर्ड स्टेज में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। इन टूर्नामेंट में जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें नेशनल टीम में मौका दिया जाएगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने श्रीनगर में अंडर 19 प्लेयर से बात की तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा। खिलाड़ियों ने कश्मीर के दूसरे नौजवानों से भी अपील की कि वो प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको अपना वो टैलेंट दिखा पाए, लेकिन टैलेंट का आज तक सोर्स नहीं मिल रहा था। बट पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ये ऊर्जा वाला हमारा ये निकाला है तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो गया हम सारे बच्चों को। वी आर थैंकफुल टू द पीएम
who has organized this CRPF tournament under 19, and I think it's a big opportunity for us to play. ये बहुत बड़ा कदम है, इससे यहाँ कश्मीर की यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कश्मीर की यूथ अंदर बहुत टैलेंट है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए शो करने के लिए। मुझे लगता है ये CRPF का जो टूर्नामेंट है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ की यूथ के लिए। हम हालात इतने ज़्यादा ख़राब रहते हैं और मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सारे मतलब हम अपना टैलेंट दिखाएं। कश्मीर को बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वरना कश्मीर इज़ द बेस्ट। पूरे यूथ के लिए तो यही मैसेज होगी कि आप सपोर्ट करें PM मोदी को, और आपको जो भी आता है, लाइक आपको जो भी दिमाग में है, लाइक आप छुपाओ मत, आप खेलो। अगर आपको आता है खेला तो खेलो। मकसद तो यह है कि युवाओं की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने दो ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं। ऊर्जा से पहले खेलो इंडिया को भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। श्रीनगर में टूर्नामेंट CRPF ऑर्गेनाइज कर रही है। CRPF के IG ने बताया कि इसके जरिए युवाओं को जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। ऊर्जा अंडर 19 टूर्नामेंट है, जो कि फर्स्ट फेज़ का टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में करवाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है CRPF को। और इसमें 8 टीमें बॉयज़ की हैं, 8 टीमें गर्ल्स की हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूथ की एनर्जी को ऑल ओवर इंडिया चैनलाइज किया जाए। और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और हमने देखा है कि कश्मीर वैली में बॉयज़ एंड गर्ल्स में टैलेंट बहुत है स्पोर्ट्स का, और इनको प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से कि अपनी जो ये सपोर्टिंग टैलेंट है इसको चैनलाइज कर सकें। और उसी ऑब्जेक्टिव से हम यहाँ ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी का आइडिया है। पहले केंद्र ने खेलो इंडिया की शुरुआत की। दक्षिण कश्मीर में इससे 14,000 से ज़्यादा नौजवान जुड़े। खेलो इंडिया और ऊर्जा जैसे स्कीम की सफलता इस बात का सबूत है कि कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ मौका चाहिए। उनमें न प्रतिभा की कमी है, न जुनून की कमी है, न हार्डवर्क की। अगर मौके मिले तो जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़ाई लिखाई, खेल, हर एरिया में देश का नाम रोशन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पहले ही दिन 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह साफ कर दिया कि वो किन किन इश्यूज पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। कोर्ट 2 मुद्दों पर गौर करेगा। पहला, ट्रिपल तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं। दूसरा, ट्रिपल तलाक धर्म का मामला है या नहीं। अगर कोर्ट ने पाया कि ट्रिपल तलाक मजहब के दायरे में आता है तो कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। और तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलीगेमी यानी मल्टी मैरिज, बहुविवाह के मामले में सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट पहले ट्रिपल तलाक के इशू पर सुनवाई करेगा। इसके लिए पहले 3 दिन 3 तलाक के खिलाफ पिटीशन देने वालों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, जबकि अगले 3 दिन 3 तलाक का सपोर्ट करने वाले अपनी बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो उन मुल्कों के कानूनों को भी देखेगा जिनमें 3 तलाक को बैन किया गया है। 3 तलाक को चैलेंज करने वालों को बताना पड़ेगा कि 3 तलाक धर्म की स्वतंत्रता के तहत आता है या नहीं। वहीं डिफेंड करने वालों को यह बताना पड़ेगा कि यह धर्म का हिस्सा है, पार्ट ऑफ रिलीजन है या नहीं। सलमान खुर्शीद ने कोर्ट के सलाहकार के तौर पर अदालत में आज अपनी बात रखी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। अगर कॉम्प्रोमाइज की कोशिश नहीं हुई तो तलाक इलीगल होगा। 3 तलाक एक बार का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये प्रक्रिया 3 महीने की होती है। इस पर जस्टिस रोहिंटन ने सलमान खुर्शीद से पूछा, क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कोडिफाइड है? तो खुर्शीद ने कहा, जी नहीं। आज कपिल सिब्बल अदालत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पहुंचे। सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक कोई इशू नहीं है, ये पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि पर्सनल लॉ क्या होता है, क्या इसका मतलब शरिया है या कुछ और। इस बीच जस्टिस कुरियन ने कहा कि ट्रिपल तलाक का मामला मौलिक अधिकारों से, बेसिक राइट से जुड़ा रखता है। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने सरकार का पक्ष रखा। पिंकी ने कहा कि सरकार पिटिशनर के सपोर्ट में है। ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, बहुत सारे मुल्क इसे खत्म कर चुके हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार किसी की तरफ नहीं है, लेकिन सरकार जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों के लिए लड़ रही है। ट्रिपल तलाक लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक के इशू पर अब तक मौलवी बोलते रहे, राजनीतिक लोग, नेताओं ने इस पर काफ़ी कमेंट किए, बहुत सियासी बयानबाजी हुई। ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाओं ने अपना दर्द बयान किया। सरकार इन महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन अब ये दौर खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई शुरू हो गई है।
अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही फैसला लेगी। सबको इंतजार करना चाहिए अदालत के फैसले का। आज की बात में अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता दीदी आजकल बहुत नाराज हैं और इतनी नाराज उन्होंने आज ये कह दिया कि उस बात पर शर्मिंदा है कि वो इस देश की मिट्टी में पैदा हुई। ममता को लगता है कि देश में इंटॉलरेंस है, कम्युनल टेंशन है और इस सब की जड़ में बीजेपी है। কসাইখানা থেকে দার্শনিক তৈরি হয় না, কসাইখানা থেকে কিছু কসাইবাদ তৈরি হয়। তারা যারা কসাইয়ের কাজ করে সেটা তাদের জীবিকা, তারাও এগুলো করে না। সুতরাং আজকে আমরা চিন্তার মধ্যে নয়, কিন্তু আমাদের দেখে খারাপ লাগে, লজ্জা লাগে। এই মাটিতে আমরা জন্মেছি, ভারতবর্ষের মাটি, সহনশীলতার মাটি, বাংলার মাটি, নবজাগরণের মাটি। এই বাংলায় আমি আবার আপনাদের বলি, কেউ যদি আজকে ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, মহারাষ্ট্র ভয়ে চুপ থাকতে পারে, বিহার ভয়ে চুপ থাকতে পারে, উড়িষ্যা ভয়ে চুপ থাকতে পারে, বাংলা চুপ থাকবে না। তার জন্য যত কঠিন পরিস্থিতি দিল্লি আপনারা তৈরি করুন, উই ডোন্ট কেয়ার। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, उन्हें विरोधियों पर हमले करने का पूरा हक है। बीजेपी को भला बुरा कहें इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ये कहें कि इस देश की मिट्टी में पैदा हुई, इस बात के लिए शर्म आती है, थोड़ा सा अजीब लगता है। उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब आपको कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन के केस का अपडेट देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की पुलिस जस्टिस कर्णन को ढूंढ रही है और जस्टिस कर्णन गायब हैं। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और कहा कि उन्हें कंटेम्प्ट का दोषी ठहराए जाने का आदेश वापस ले लिया जाए। जस्टिस कर्णन ने यह प्रेयर चीफ जस्टिस खेयर और उनकी 5 मेंबर वाली संविधान पीठ को भेजी है। इस प्रेयर के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील पर गौर किया जाएगा। हालांकि पुलिस उन्हें खोज रही है। 2 दिन बाद भी जस्टिस कर्णन का कुछ पता नहीं चला। उनके एक सहयोगी ने यह भी कहा कि जस्टिस कर्णन देश के बाहर चले गए हैं। ऐसा लगता है कि जस्टिस कर्णन जुडिशरी के केजरीवाल हैं, सबको जूते की नोक पर रखते हैं और वो भी कहते हैं कि सारे जज उनके खिलाफ हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। वो नियम कानून को ताक पर रखकर एक केस की सुनवाई करने कोर्ट में पहुंच गए थे और वकील की तरह बहस करने लगे थे। जस्टिस संजय कौल जब मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो उनके समेत 20 जजों को जस्टिस कर्णन ने करप्ट बता दिया था। एक और जज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर लेटर लिखा तो कई सवाल उठाए और बार बार कहते थे वो दलित हैं इसलिए उन्हें सताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सीबीआई को लेटर लिखा। 7 जजों को 5 साल की सजा सुना दी। उनका पासपोर्ट जब्त करने को कहा। 12 करोड़ का जुर्माना लगा दिया और जब अपने पर पड़ी तो माफी मांगने को तैयार हो गए। लेकिन इस सब में एक बात जरूर है, इन सब से उस प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं जिसके तहत जजों को सेलेक्ट किया जाता है। आखिर ऐसे लोग भी जज बन जाते हैं। थोड़ी देर में आपको एक दुखद खबर बताएंगे। भरतपुर की एक शादी कैसे मातम में तब्दील हो गई। एक चौंकाने वाली खबर पहले। कानपुर के पास एक 5 स्टार होटल है। यहां आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 3 बुकीज पकड़े गए हैं। ये बुकीज उसी होटल से पकड़े गए जिस होटल में गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीमें रुकी हुई थी। बुकीज उसी फ्लोर के रूम में थे जहां खिलाड़ी रुके हुए थे। बीसीसीआई की विजिलेंस टीम ने क्राइम ब्रांच को सट्टेबाजी की खबर दी थी। क्राइम ब्रांच ने होटल लैंडमार्क में रेड की, 3 बुकीज को अरेस्ट किया। इन बुकीज के पास से 40 लाख रुपए कैश और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। राजस्थान के भरतपुर में कल रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक शादी का समारोह मौत के मातम में तब्दील हो गया। आंधी तूफान के बाद मैरिज हॉल की दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में दबकर 24 बारातियों की मौत हुई। भरतपुर के इस मैरिज हॉल में शादी का समारोह चल रहा था। बारात जयपुर से आई थी। रात करीब 10 बजे अचानक तेज आंधी आई, तूफान आया। लोगों ने आंधी तूफान से बचने के लिए मैरिज हॉल की दीवार का सहारा लिया, लेकिन तभी 80 फीट लंबी दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में लोग दब गए। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन 24 लोगों को बचाया नहीं जा सका। मरने वालों में 8 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। आज की बात में इतना ही। स्टूडियो में सुचरिता हैं, मीनाक्षी हैं और ये दोनों आपको बताएंगे दिन भर की 20 बड़ी खबरें नॉन स्टॉप सुपरफास्ट में।